बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं फाइनेंस एक्सपर्ट। अगर आपकी अर्निंग यूट्यूब से हो रही है, टिकटॉक से हो रही है, फेसबुक से हो रही है, इंस्टाग्राम से या इसी तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से अब आप अर्निंग कर रहे हो, तो आपने अपनी रिटर्न कैसे फाइल करनी है इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर आपने खुद करनी है या आपने सीखनी है तो ध्यान से देखिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो 2026 की आपने रिटर्न पे क्लिक करना है। यहाँ से आपके पास 2026 का फॉर्म ओपन होगा। अब इसमें आपने क्या करना है, या तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी बैंक में डिडक्शन हुई होगी टैक्स वगैरह की तो वो यहाँ पे इनकम फ्रॉम बिजनेस सिलेक्ट कर देगा। अगर वो खुद ना करे तो आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने पाकिस्तान के अगर आप रेजिडेंट हो तो आपने यस करना है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा पाकिस्तान से बाहर रहे हो तो आपने नो करना है। इनकम फ्रॉम बिजनेस करना है और यहाँ पे यस करना है। इसके बाद आपने स्टार्ट रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करना है। ये आपके सामने इनकम टैक्स रिटर्न 2026 का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब इस दफ़ा एफबीआर ने सोशल मीडिया जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए एक स्पेशल उन्होंने जगह बना दी है, तो हमने अब इसमें वर्किंग करनी है। पहले हम किसी और तरह करते थे लेकिन अब हमने इसको लेके चलना है। यहाँ पे देखें जी, इनकम फ्रॉम सोशल मीडिया कंटेंट, ये आपको यहाँ पे इनकी जगह नजर आ गई है। अब इसमें देखें, आपने ध्यान से मेरी बात सुननी है। सबसे पहले तो वो पूछता है कि नंबर ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग द ईयर, आपने जुलाई 2025 से 30 जून 2026 तक कितनी वीडियोस या पोस्ट वगैरह डाली हैं। नॉर्मली वीडियोस को ही कंसीडर कर रहे होते हैं क्योंकि अर्निंग वीडियोस से ही होती है। वीडियो है, पॉडकास्ट है, कुछ भी है, तो ऐसा जो कंटेंट जिससे अर्निंग हो रही है, तो हम अज्यूम करते हैं कि जी हमने पूरे साल में जो है वो 115 वीडियोस डाली हैं। अब आगे वो आपसे जो पूछता है एवरेज नंबर ऑफ व्यूज पर कंटेंट, आपकी हर वीडियो पे एवरेज व्यूज कितने आए थे। अब ये थोड़ी सी चीज समझने वाली है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपसे बात कर रहा है ना कि आपने अपने एवरेज व्यूज बताने हैं, ये आपसे बात कर रहा है कि 30 जून 2026 तक एवरेज व्यूज हर वीडियो पे कितने थे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे व्यूज को ज्यादा नहीं बताना। अगर आपने ज्यादा बताया तो आपको टैक्स लग जाएगा। ठीक है, आपने व्यूज को थोड़ा सा कम साइड पे रखते हुए ही बताना है। फर्ज किया हम मैं इसको बताता हूँ कि जी मेरे जो एक वीडियो पे व्यूज थे वो अप्रोक्सीमेटली 6500 थे। इसको आप कैलकुलेट करें। अच्छा, अब ये देखें, उसने आपका डीम्ड रेवेन्यू बना दिया कि आपकी जी इनकम इतनी बनती है जिसपे आपने टैक्स देना है। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, देखें 6 लाख तक अगर आपकी इनकम बनेगी ना इस पे, तो उस पे कोई टैक्स नहीं होगा। 6 लाख तक अगर आपकी इनकम बनेगी उस पे कोई टैक्स नहीं होगा, क्योंकि हम इनकम फ्रॉम बिजनेस में आ रहे हैं। नॉर्मल जो इनकम होती है 6 लाख तक वो एग्जेम्प्ट होती है। तो अगर 6 लाख तक इनकम बनेगी उस पे कोई टैक्स नहीं होगा आपका। अच्छा, अब इसमें मैं आपको मिसाल से समझा रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे व्यूज कम बताते हो, फर्ज किया हम कहते हैं 6500 है, जबकि एक्चुअल में आपको पता है कि पर वीडियो व्यूज हमारे 20,000 25,000 भी जा रहे हैं। अगर फर्ज किया मैं इसको यहाँ पे 30,000 करता हूँ कि पर वीडियो व्यूज हमारे 30,000 आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे आपकी जो डीम्ड रेवेन्यू वो बढ़ा देगा। ठीक है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने इसको जरा लोअर साइड पे रखना है, आपने उसको ज्यादा हाई साइड पे नहीं लेके जाना, ताकि आपको टैक्स पेबल उतना इतना ना बन जाए कि आपको जेब से पे करना पड़े। तो हम इस तरह ही करेंगे कि हमारा वो एडजस्ट हो जाए। अच्छा, इसमें हमारे पास एक जो प्लस पॉइंट है वो ये है, देखें हमने यहाँ पे लिख दिया कि 10,000 व्यूज। अब एफपीआर फर्ज किया आपको अगर नोटिस भेजता है कभी 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 4 साल के बाद कि जी आपने रिटर्न फाइल की थी, तो उसके बीच में ये जो आपने एवरेज व्यूज लिखे थे ये 10,000 थे, तो हम उनको बता सकते हैं कि आपने जो रिटर्न हमारी देखी है वो 30 जून 2026 तक है। ये जितने भी सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं ये सबको एक प्रैक्टिस पता है। जैसे मैं अगर अपने चैनल की बात करूं तो जुलाई से लेकर अक्टूबर नवंबर तक हमारा पीक टाइम होता है। इन 4 महीनों में जितने व्यूज होते हैं उतना पूरे साल में भी नहीं होते। आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो हम उनको कह सकते हैं जी जून तक हमारे व्यूज इतने ही थे, उसके बाद बढ़ गए थे। तो अब किसी को पता तो नहीं है ना कि उसके बाद कितने होंगे। आपने फर्ज किया कोई एक कंटेंट बनाया, उस पर कोई व्यू नहीं आ रहे, ऐसे ही 1,000 2,000 व्यूज हैं। कोई ऐसी न्यूज आई, कोई ऐसी बात आई कि वो कंटेंट वायरल हो गया आपका, तो उस पर एकदम से वो 1 मिलियन व्यूज चले गए। मेरी बात समझ रहे हो। तो आपने व्यूज को जो है ना वो कम ही रखना है, उसको ज्यादा नहीं यहाँ पे शो करना। लेकिन एक लिमिट हमारे पास है कि आप फर्ज किया अगर ज्यादा कर भी देते हो, फर्ज किया मैं इसको कह देता हूं कि जी मेरे व्यूज जो है ना वो
पर कंटेंट वो 40,000 है, ठीक है। अब 40,000 कर देते हैं, ठीक है। अगर आपका चैनल अच्छा चल रहा है, आप कहते हो जी मैं 40,000 व्यूज हैं। अब इसमें उसने बता दिया डीम्ड रेवेन्यू 8,97,000 है। अब उसके बीच में एक और चीज है जिससे हम टैक्स से बच सकते हैं, वो ये है कि उसमें ये आपसे पूछता है कि एक्सपेंसेस आप अपने बताओ। अब आप पहले ऐसे नहीं होता था, हम एक्सपेंसेस नहीं लिखते थे क्योंकि हम फाइनल टैक्स में वर्किंग कर रहे होते थे। अब हम नॉर्मल टैक्स में वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने अपनी यूट्यूब की इनकम के अगेंस्ट जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखें जी, आपका स्टूडियो का रेंट है, आपने कुछ स्टाफ रखा हुआ है एडिटिंग के लिए, वीडियो बनाने के लिए, कंटेंट राइटिंग के लिए, तो उसकी सैलरीज हैं। कोई आपने कैमरेज लिए हैं, उनका कोई एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस है, इलेक्ट्रिसिटी है, ऑफिस के अदर एक्सपेंसेस हैं। तो वो एक्सपेंसेस पूरे साल के यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। मैं कहता हूँ जी पूरे साल के हमारे जो एक्सपेंस हुए थे वो तकरीबन 3.5 लाख हुए। इसको कैलकुलेट करो। अब ये नेट इनकम ये आ गई है जिसपे वो आपसे टैक्स लेगा। अच्छा, एक और चीज है इसमें, उसने बताया थी एक्चुअल टोटल रिम्यूनरेशन रिसीव्ड इन कैश एंड काइंड। अब ये वो इनकम है जो आपको कैश में मिलती है। फर्ज कि आप इंस्टा पे काम कर रहे हो, अक्सर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं कोई प्रोडक्ट किसी की एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको वो पैसे देते हैं। कोई कंपनी आपको कहती है जी हमारी इस वेबसाइट की प्रमोशन करें, तो वो आपको पेमेंट करती है, ठीक है। इसी तरह आप कोई भी एडवर्टीजमेंट करते हो, किसी शख्स की करते हो, किसी वेबसाइट की करते हो, किसी गेम की करते हो, या किसी प्रोडक्ट की करते हो, तो वो आपको पेमेंट करते हैं। नॉर्मली वो कैश में होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो कैश की अमाउंट होती है ना, देखिए जो तो आपको मिलता है कैश, उसको अगर आप हाइड करना चाहो आप कर सकते हो, उसकी कोई बनी ट्रेल नहीं होती, ठीक है। वो आपके ऊपर है, आप उसको शो करो या ना करो। लेकिन अगर एक कोई बड़ी कंपनी आपसे काम करवा रही है, जैसे मतलब कोई है जो कंपनी जीरो को ले लें आप, इसके अलावा जो बड़ी कंपनीज में हम जो ये इसी ऑडियोनिक को ले लें, आपसे कोई प्रमोशन करवाती है, या कोई मोबाइल कंपनी है वो आपको मोबाइल देके उसकी प्रमोशन करवा रही है। अब वो आपको जो पेमेंट कर रही है ना, उसके ऊपर टैक्स काट के भी जमा करवा रही है गवर्नमेंट को, और वो आपके बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर रही है, मतलब अपने अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है, वो कैश में डिपॉजिट नहीं करवा रही। तो आपने उसको हाइड नहीं करना, उसको फिर आपने रिपोर्ट करना है कि जी मैंने इतने पैसे यहां से भी लिए हैं। फर्ज की हम कहते हैं जी हमें 2 लाख जो था वो ऑडियोनिक की या जीरो की हमने प्रमोशन की, हमें वहां से भी मिला था, और उन्होंने आपका कोई टैक्स भी जमा करवाया होगा, ठीक है। ये सारी वर्किंग आपने कर लेनी है। अब आपकी नेट इनकम ये बन गई है। अब इसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, टैक्स डिडक्शन में आपने आना है फ्रेंड्स। यहाँ पे एडजस्टेबल पे आपने आना है। एडजस्टेबल में सबसे पहले तो आपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है ना 1%, इस पे क्लिक कर लेना है, इसको लाजमी ऐड कर लें, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई टैक्स कटा होगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ भी जाएगा। अगर आपका टैक्स कटा हो और वो फाइनल टैक्स में आ रहा हो यहाँ पे, तो उसका हल ये है कि आप उसको इधर भी ट्रांसफर कर सकते हो, नॉर्मल में उसको कर लें, क्योंकि हमने इनकम नॉर्मल में लेके जानी है। अब हम अज्यूम करते हैं कि जी हमारे बैंक में आए थे 4 लाख, और इसके ऊपर 1% जो था ना वो बैंक ने काट लिया था, तो वो यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो 4,000, ये यहाँ पे हमारा कट गया था, ठीक है। ये आपने एंट्री एडजस्टेबल में करनी है। अब इसको फाइनल में नहीं लेके जाना आपने, आप इसको फाइनल में कंप्यूटेशन पे आके देखेंगे आपकी लाइबिलिटी कितनी बनती है, तो वो सिस्टम खुद ही बता देगा। देखें जी एडमिटी टैक्स सिर्फ 185 का बन रहा है आपका। ये देखें जो इनकम आपने लिखी थी उसने ऑटोमेटिकली इसका इफेक्ट यहाँ पे भी डाल दिया है। वेल्थ स्टेटमेंट में आप देखेंगे रिकंसिलेशन में भी इसका इफेक्ट आ गया। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपनी जो इनकम है सोशल मीडिया की उसकी वर्किंग यहाँ पे करनी है, जैसा मैंने आपको बताया है उसके मुताबिक आपने करनी है, ठीक है। ये सारी वर्किंग है सोशल मीडिया की। इसके अलावा आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर आपने कुछ करना है तो आपकी मर्जी है, जैसे हम कुछ भी लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब हम लिख लेते हैं जी 2 लाख हमारा कैपिटल था, मतलब जिसमें हमने कोई कैमरा लिया, कोई गैजेट्स लिए, 5 लाख लिख लें, 10 लाख लिख लें, 2 लाख इधर लिख लें। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और इस पे प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में भी 2 लाख लिख लें, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 लाख लिखा है तो 5 इधर भी 5 लिखे, मतलब इसको बैलेंस करना है अपने बैलेंस शीट को। ये हमने कर लिया है। अब ये हमारी जो सोशल मीडिया की इनकम थी ये पूरी हो गई है। अब इसके अलावा कोई और मसला नहीं। अगर आपका कोई और टैक्स कटा होगा कोई किसी भी जगह पे कुछ सर्विसेज के अगेंस्ट, तो वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएगा, आपको एंट्री करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसको सेव कर लें आप, ये एंट्री हो गई आपकी। अब ये थी सिर्फ सोशल मीडिया के लिए। अब अक्सर लोग कहते हैं जी मैं सोशल मीडिया के साथ मेरी सैलरी इनकम भी आती है,
ठीक है, या मेरी रेंटल इनकम भी आती है, तो उसमें भाई कुछ भी नहीं करना। ये देखें ऐड इनकम सोर्सेज, ठीक है। आपने जो भी इनकम ऐड करनी है वो आप ऐड बड़े आराम से कर सकते हो। उसके बाद आपकी फ्रेंड्स वर्किंग आ जाती है विद होल्डिंग की, जो इंपॉर्टेंट है उसको जरा ध्यान से देख लें। अब फ्रेंड्स देखें, आपकी विद होल्डिंग जो है ना, अब इसके अलावा जहाँ पे भी हुई है, आप सेक्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें आप अपने मोबाइल फोन का टैक्स क्लेम कर सकते हो, प्रीपेड। ये मैंने अपनी हर वीडियो में बताया, टेलीफोन कार्ड इसको ऐड कर लें आप, ठीक है। इसके अलावा आप इंटरनेट का भी क्लेम कर सकते हो, इसको ऐड कर लें। जो टैक्सेस आपके एफपीआर में डिडक्ट हो चुके होंगे ना, वो बाज दफा एंट्री ऑटोमेटिकली एफपीआर कर देगा, आपको खुद कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आपने सिर्फ उसको कैलकुलेट करना होगा, यहाँ पे नंबर लिखें और उसको ऐड कर लें, ठीक है। जितना भी आपने पूरे साल का बिल था उसका मोबाइल का वो लिखें, जितना टैक्स बना था वो लिखें। इस तरह आपने अपने इंटरनेट का करना है तो इंटरनेट का भी लिख लें आप, पूरे साल का बिल लिखें, पूरे साल का जो भी आपका टैक्स बनता था वो लिख दें, इसको कैलकुलेट कर दें। ये आपकी सारी चीज़ें क्लेम हो जाएंगी, मतलब आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये आपने लिख लेनी है। आप इस सेक्शन को रीड करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये देखें, आपका अगर कोई आपने प्रॉपर्टी सेल किया है, प्रॉपर्टी परचेज किया है, गाड़ी का कोई टोकन टैक्स पे किया है, तो वो भी आप इसी तरह क्लेम कर सकते हो। ये देखें, ये प्राइवेट व्हीकल टैक्स आ गया, ठीक है। आपने गाड़ी का टैक्स पे किया है जिसमें एडवांस टैक्स इनकम टैक्स होता है, तो वो आप क्लेम कर सकते हो। ये कंप्यूटेशन में आए तो आप देखोगे कि आपकी रिफंडेबल टैक्स आ रहा है। ये देखिए रिफंडेबल, एडमिटेड टैक्स नहीं आ रहा, वरना इधर आपका ऑप्शन आ रहा होता कि आप अपना पीएसआईडी जनरेट करें। तो ये आपके टैक्स की वर्किंग होगी। इसके बाद सिंपल आपने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में आ जाना है। वेल्थ स्टेटमेंट में मैं हर वीडियो में बताता हूँ। देखें, आपकी जितनी भी प्रॉपर्टियां 30 जून 2026 को आपके नाम पे हैं, अगर आप पहली दफ़ा फाइल कर रहे हो तो ये आपकी ब्लैंक होगी, सारी खाली पड़ी होगी। तो आपने सारी प्रॉपर्टियां जो भी नई है पुरानी है, जो आपके नाम प्रॉपर्टी है, वो आपने ऐड लाजमी करनी है। उसको सिर्फ प्लस पे क्लिक करें, ऐड प्रॉपर्टी पे आएँ, यहाँ पे बताएं कि प्रॉपर्टी कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, कौन सी है, ठीक है। आपने उसकी चीज बतानी है, वो ये उसने जो जो चीजें पूछी आपने वो बतानी है। अभी जहां तक डेट ऑफ एक्विजिशन का ताल्लुक है, अगर फर्ज किया आपने बहुत पुरानी ली हुई है तो आप पीछे जाके भी इसकी डेट डाल सकते हो, और जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्ट डेट ही डालनी है। ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। असल चीज है कि प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर होना चाहिए। आपने प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं, कोई प्रॉपर्टी है तो उसको लाजमी शो करें, उसकी वैल्यू डालें जितने की ली थी उस टाइम आपने, ठीक है। जिस प्रोविंस में है उसका जो भी बनता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए जल्दी जल्दी डाल रहा हूँ ताकि देर ना लगे। उसका आपने कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे डालना है, ठीक है। सेव करेंगे तो ये यहाँ पे सेव हो जाएगी। ये देखें आपकी प्रॉपर्टी आ गई है। इसी तरह वन बाय वन करके आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टियां ऐड करना चाहें आप कर सकते हो। फाइनेंशियल एसेट्स में आप अपने बैंक अकाउंट, कैश इन हैंड ऐड कर सकते हो। बैंक अकाउंट के लिए इसको सिलेक्ट कर लें और कैश इन हैंड को सिलेक्ट कर लें। अगर आप बैंक अकाउंट्स में एंट्री करना चाहो तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको आईपीएन नंबर वो मांगेगा। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बाज दफा वो उसमें एरर दे देता है। जैसे अब ये बैंक अकाउंट है ना, अब इसमें अगर हम अकाउंट नंबर ऐड करेंगे तो वो कहेगा आईपीएन नंबर ही दो। अब आईबीएन नंबर जब आप दोगे तो वो कभी तो इसको जब सर्च करोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा, उसके टाइटल वगैरह खुद ही बता देगा, और कभी वो एरर दे देगा तो मसला होगा। तो अगर वो यहाँ पे एक्सेप्ट ना करे तो आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के अंदर अपने सारी चीजें ऐड कर दो। इसमें आप अपने बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपकी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है आप वो भी ऐड कर सकते हो, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप वो भी ऐड कर सकते हो। जो चीज़ भी आपने ऐड करनी है वो यहाँ पे ऐड कर दो, क्योंकि इसका ओवरऑल इफेक्ट सेम ही होता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये ऐड कर दिया। मैंने स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट ऐड करनी है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। आप डिटेल लिख दें, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट है, किस ब्रोकर के साथ अकाउंट है, अकाउंट नंबर क्या है, 30 जून 2026 तक कितनी इन्वेस्टमेंट आपने की हुई है, तो वो आपने सारी लिखनी है। मैं तो जस्ट आपको समझाने के लिए जरा जल्दी एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा, जो इसके बाद आ जाता है कैश इन हैंड। देखिए फ्रेंड, जो कैश इन हैंड है ना, अगर आप पहली दफा फाइलिंग कर रहे हो तो अभी आप इसको लिख लो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो 5-6 लाख फिर भी लिखो, और अगर आपके पास एक्चुअल में 10-20 लाख है तो उससे कम से कम कोई 20-25% एक्स्ट्रा ही लिखना है आपने। कैश इन हैंड को कम नहीं करना। मैं कहता हूँ जी मेरे पास 10 लाख है तो मैं तकरीबन 14 लाख लिख लेता हूँ जी, मेरे पास इतना है, मतलब थोड़ा सा बढ़ा के लिखना है आपने। अगर फर्स्ट टाइम फाइलिंग कर रहे हो तो यहाँ पे एंट्री कर लो। अगर आपने पिछले साल भी की थी, डाटा फिल होके आपको मिल रहा है, तो एक दफा कैश इन हैंड को जीरो करना है आपने, पहले उसको एंड पे फिल करेंगे। मूवेबल एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपके पास गाड़ी है तो वो लिख लें, हाउस होल्ड शो करने हैं वो लिखें, पर्सनल आइटम लिखें, गोल्ड शो करना है तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐड करो।
ठीक है, ये आपको यहाँ पे जगह दे देगा। हाउस होल्ड में घर की चीज़ें, जूते कपड़े फर्नीचर, ये आ जाती है आपकी। जितनी अमाउंट की भी शो करना चाहो आप देख के उसको कर सकते हो। पर्सनल आइटम में आपके लैपटॉप मोबाइल फ़ोन ये चीज़ें आ जाती हैं, आप ये डाल दो, इसको सिलेक्ट कर लो। मोटर व्हीकल अगर आपने ऐड करना है तो आपने उसकी कंप्लीट जो है वो डिटेल इसको देनी है। ये आपसे पूछेगा सारी चीज़ें, ये आपने देनी है, उसको ऐड करोगे तो ये ऐड हो जाएगा और जितने का आपने लिया है वो वैल्यू यहाँ पे आपने शो कर देनी है। तो ये आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में सारी एंट्रीज इसकी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे आएंगे वेल्थ स्टेटमेंट का जो दूसरा पार्ट है, सिंपल सा। इसके बीच में ये एंट्रीज तो इसने खुद ही कर दी होती है, आपको कुछ नहीं करना। सिर्फ आपने पर्सनल एक्सपेंस में आना है। यहाँ पे इन दो एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करें, सबको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने अपना थोड़ा सा एक्सपेंस डालना है। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यही है कि ज़्यादा एक्सपेंस ना डालें, अपनी वाइट मनी को एक्सपेंस में वेस्ट ना करें। आहिस्ता आहिस्ता उसको कैश में, हाउस होल्ड में जमा करते रहे, वो फ्यूचर में आपको काम आएगी। ये करने के बाद जब फ्रेंड्स सब कुछ कर लोगे तो पहली दफा जब आप फाइलिंग करोगे तो ये अनरिकंसाइल अमाउंट पॉजिटिव में आएगी, जैसे ये अब आ रही है। तो आपने इसको कॉपी करना है, ये जगह ब्लैंक होगी, यहाँ पे जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो ये इसके बाद आपकी जो अनरिकंसाइल अमाउंट है ये जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो गई है। अब अगर आप पहली दफा फाइल नहीं कर रहे, आपने पिछले साल भी फाइलिंग की थी, तो आपने जैसे मैंने बताया था जब स्टार्ट करनी है वेल्थ स्टेटमेंट, आपने कैश को जीरो कर देना है, इसको जीरो करना है, इसको एंड पे फिल करेंगे हम। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर ले। जब एंड पे आप आओगे ना, तो अगर आपने पिछले साल अपनी फाइलिंग की हुई थी तो ये अमाउंट जो है आपकी इतनी बन रही होगी। ठीक है, नेगेटिव में आ रही होगी, तो नेगेटिव वाली अमाउंट को आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और इसको कैलकुलेट कर देना है। इस तरह करने से ये आपकी अनरिकंसाइल अमाउंट जो है वो जीरो हो जाएगी और उसके बाद आप अपनी रिटर्न जो है वो सबमिट कर सकते हो। ये अनरिकंसाइल अमाउंट देखें, ये अब जीरो हो गई है। ठीक है, ये आप सबमिट इस तरह से कर सकते हो। इसको सेव कर लें। अगर बिजनेस डिटेल की मैं बात करूं, फर्ज किया वो कहता है जी बिजनेस डिटेल लिखें, तो यहाँ पे आप बिजनेस का नाम लिखें। ठीक है, जो भी आपके चैनल का नाम है, मैं लिखता हूँ फाइनेंस एक्सपर्ट। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्टिविटी में हम अपनी सर्विसेज लिखेंगे, क्योंकि हम सर्विस सेक्टर में, आप यहाँ पे भी फाइनेंस एक्सपर्ट लिख सकते हो। मतलब आपने अपने चैनल का जो जिस पे भी आप कंटेंट बना रहे हो उसका अपने नाम लिखना है। स्टार्ट डेट में आप कुछ भी लिख दें, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। एंड डेट ना लिखें, इसको सेव कर लें। ये देखें, ये यहाँ पे भी आपका ऐड हो जाएगा सर्विस में, इसको सेव कर लें। इसके बाद आपने इसको सिर्फ वेरीफाई, इसको जब सबमिट पे क्लिक करेंगे, अभी तो सबमिशन स्टार्ट नहीं हुई, तो वो कहेगा पिन वेरीफाई करें और आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट कर देगा। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो। मैंने कोशिश की थी सारी चीज़ें बता दूं। देखिए, यहाँ से जो भी इनकम आ रही है ना आपकी, वो इसके अंदर आएगी। यूट्यूब एडसेंस से, फेसबुक इन स्ट्रीम एड से, टिकटॉक क्रिएटर से, इंस्टाग्राम ब्रांड कोलैबोरेशन, ये मैंने सारी वर्किंग आपके लिए की है। ये देखें, ये जो जो चीज़ें आ रही है ना, ये सब इसके अंदर आएंगी। तो ये सारी सोशल मीडिया क्रिएटर्स के लिए जो रिटर्न की वर्किंग है वो टोटल ये वर्किंग है। अब आप इसमें अपनी बिजनेस ऐड करना चाहें, आप सैलरी ऐड करना चाहें, वो ऐड इनकम सोर्सेज पे क्लिक करके कुछ भी ऐड करके इसकी वर्किंग कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।